Good morning to all of you. I am Dr. Monica Saxena from Khandewal College, Bareilly. Now, our today's topic is blood and its composition. आज हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया है कि ये सारे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ये गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कोई भी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट रखता है बॉडी को आपस में। सो इट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देन इट इज़ कोलॉइडल इन नेचर। इसका जो नेचर है वो कोलॉइडल है। एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ये रहता है, क्योंकि किसी भी अगर सील से हम किसी चीज़ को छानते हैं और अगर वो पूरी तरह से छनकर नहीं आ पाती 100%, तो ऐसा सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है, जो फंस जाता है बीच में। उसके बाद इसकी pH 7.4 है। 7.4 pH यानी इसका नेचर जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर है। इसमें थोड़ा सा अल्कलिनिटी आ जाती है, क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल pH है, तो 7.4 यानी स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। नाउ विस्कोसिटी इज अबाउट 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। वाटर से 5 गुना ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी है, यानी कि ये विस्कस होता है, लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 है। इसमें कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं ब्लड के जो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद ब्लड को अगर हम कंपोजिशन देखते हैं ब्लड का कि ये कितने टाइप्स में बटा हुआ है, तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर खास बनता है। पहला कार्पसल्स और दूसरा है प्लाज्मा। कार्पसल्स पूरे सॉल्यूशन में 45% रहते हैं और प्लाज्मा 55% रहता है। कार्पसल्स में अगर हम देखें, कार्पसल्स आर ऑल्सो नोन एज सेल्स, यानी ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के 3 टाइप के सेल्स हैं। आरबीसीज जो इरिथ्रोसाइट्स भी कहलाते हैं, डब्ल्यूबीसीज जो ल्यूकोसाइट्स भी कहलाते हैं, और प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पसल्स। इरिथ्रोसाइट्स यानी यहाँ पर इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का अर्थ होता है सेल, यानी इसका भी यही मतलब है, रेड सेल्स। आरबीसीज जो होती है बाइकॉन्केव इन नेचर होती हैं, ये बाइकॉन्केव होंगी। और आरबीसीज जो ह्यूमन की होती हैं, मैमल्स की होती हैं, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और आरबीसीज में मेनली अगर आप देखते हैं, इसका जो नॉर्मल काउंट होता है वो मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होता है। जो मेल का जो काउंट होगा वो 5 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो ये कुछ कम होता है, इसमें 4.5 से 5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड रहेगा। तो अगर ये इरिथ्रोसाइट्स का ये नॉर्मल काउंट है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, तो अगर इससे काउंट घटता या बढ़ता है तो ये डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम कहें कि काउंट अगर नॉर्मल काउंट से बहुत ज़्यादा काउंट अगर हो जाता है तो उस डिजीज को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर इसका काउंट कम रहता है तो वो डिजीज कहलाती है एनीमिया। अगर ब्लड लॉस हो गया, ब्लड किसी तरीके से एक्सीडेंटली अगर निकल जाता है, बाहर चला जाता है, या किसी बीमारी की वजह से ब्लड लॉस होता है, तो उसको कहते हैं एनीमिया, एनीमिक कंडीशन हो जाती है। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। अब अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसीज की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कार्पसल्स। और ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट, यानी ऐसी सेल्स जो वाइट है, डब्ल्यूबीसीज हैं। और इनको भी हम 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नहीं है, एब्सेंट है। ए का अर्थ हो गया एब्सेंट, और ग्रैनुलोसाइट्स यानी ग्रैनुलर सेल्स यहाँ पर एब्सेंट है। ये भी 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये भी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। मेनली ये वो लिम्फोसाइट्स हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ये स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और मेनली ये 3 तरह के होंगे, योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल
जो यूसिनोफिल्स होते हैं इनको हम एसिडोफिल्स भी कह सकते हैं। यानी ऐसी सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जो यूसिन से स्टेन हो जाएं या एसिडिक स्टेन से स्टेन हो जाएं, दीज आर नोन एज यूसिनोफिल्स। बहुत कम परसेंटेज होती है इनकी ब्लड में, 0.02 टू 0.06% होते हैं, और अगर इनका काउंट बढ़ जाता है तो एक डिजीज होती है जिसे स्नोफीलिया कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। इसमें न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई सेल है और इसमें न्यूक्लियस, कई सारे लोब हैं इसमें, ये 3 लोब्ड हो गया, तो यहाँ पर 3 लोब्ड भी न्यूक्लियस हो सकता है, 5 लोब्ड भी न्यूक्लियस हो सकता है। तो यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल में मेन डिफरेंस ये है कि न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 60% 70% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, और यूसिनोफिल्स की संख्या बहुत कम होती है। दूसरे यूसिनोफिल्स जो होते हैं, यूसिनोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 ही लोब्ड न्यूक्लियस है जो एक पतले से इस्थमस के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। यानी ये 2 लोब्ड न्यूक्लियस है और बीच में एक पतली सी थ्रेड लाइक लाइन होती है जो इस्थमस कहलाती है, और ये यूसिनोफिल्स होते हैं। दूसरे जो बेसोफिल्स होते हैं ये बेसिक स्टेन से स्टेन हो जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी बेसिक स्टेन ले सकते हैं जिससे ये स्टेन हो जाते हैं, और इसकी परसेंटेज भी बहुत कम होती है, लगभग 0.01 टू 0.02% बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मेनली जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं, सेल्स हैं, ये हमारा पूरा जो ब्लड का पोर्शन बनाते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या ये ग्रैनुलोसाइट, तो इनकी अपनी पूरी फॉर्मेशन होती है। जैसे डब्ल्यूबीसीज हैं वो इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है और इसमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। थोड़ा सा इसका जो आकार होता है वो किडनी जैसा होता है, तो इसका ये न्यूक्लियस का आकार होता है। बाकी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने आरबीसीज को माना था कि मेल और फीमेल में हमारा ह्यूमन काउंट ये होता है, और अगर ज़्यादा कम हो जाए तो डिजीज काउंट होती है। अगर डब्ल्यूबीसीज में हम मान लें, अगर डब्ल्यूबीसीज हाई होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसीज का जो नॉर्मल काउंट है वो 8000 से 11000 तक होता है, 8000 टू 11000 ये नॉर्मल काउंट है। लेकिन अगर ये काउंट इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस डिजीज को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डब्ल्यूबीसीज बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ने लगे तो उस डिजीज को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर वो कम होने लगे तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। इसमें काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है डब्ल्यूबीसीज का। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़े, अनकंट्रोल्ड मैनर में किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपना बढ़ाते जा रहे हैं नंबर, तो वो जो डिजीज कहलाती है वो कहलाती है ल्यूकीमिया, और इसको कहते हैं कैंसर। यानी ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया को कहते हैं, और इसमें डब्ल्यूबीसीज का काउंट अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ता चला जाता है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। जितना इस सेल को छेड़ा जाएगा उतना ही ये काउंट बढ़ता जाएगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं मेनली इम्यूनिटी रोल प्ले करते हैं, हमारा डिफेंसिव सिस्टम बनाते हैं ब्लड में, और इसमें ये जितने भी टाइप्स हैं जो पढ़े हैं इन सबका अपना अपना रोल होता है। सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रोफिल्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का रोल प्ले करते हैं। फिर थर्ड जो आते हैं ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो यानी क्लॉट बनना, ब्लड का क्लॉट बनना। अगर कहीं कोई इंजरी होती है, कोई चोट लग जाती है, कहीं कोई कट लग जाता है, तो वहाँ प्लेटलेट्स जो होती हैं वो एडहेयर होकर ब्लड का क्लॉट बना लेती हैं, ब्लड का क्लॉट बना लेती हैं, और वही ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काउंट है वो 2 लाख से 4 लाख तक हो सकता है। अगर इनका ये काउंट कम हो जाता है तो भी डिजीज कॉज करते हैं, और प्लेटलेट काउंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जो काउंट है वो 3 से 4 लाख होना ही चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी मैन में। तो ये हमने बात करी कार्पोसल्स की जो 45% हमारे पास है। हमारा ब्लड का बहुत सारा लिक्विड पोर्शन बनाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो 55% प्लाज्मा है हमारी बॉडी में, उसमें अगर हम पढ़ते हैं कि वाटर अलग है, सॉलिड्स अलग है। अगर हम वाटर की बात करते
वाटर सबसे ज़्यादा है, यानी अगर हम 100% प्लाज्मा को मान के चलें तो हमारा 90% वाटर ही वाटर है। उसके अलावा ब्लड प्रोटीन्स जो इम्पॉर्टेंट हमारे प्लाज्मा में रहती हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जो कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। कहने को ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। हम लोग बात करते हैं कि हमारा सीरम टेस्ट किया जाता है या प्लाज्मा टेस्ट किया जाता है, तो हमारा मेन तो है प्लाज्मा, लेकिन हम कई बार इसको लोग सीरम भी बोल देते हैं। तो इसका जो मेन डिफरेंट है प्लाज्मा और सीरम के बीच का, यानी कि प्लाज्मा अगर आप दो टेस्ट ट्यूब अगर लेते हैं और उसमें ब्लड को छोड़ देते हैं, 5 ml ब्लड, 4 ml ब्लड आपने ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने एंटीकोगुलेंट डाला और एक में आपने एंटीकोगुलेंट को मिक्स नहीं किया, तो जहाँ एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने नहीं दे रहा है, तो उसमें सेल्स नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर लिक्विड पोर्शन बचेगा। वो ब्लड जमा नहीं है, सेल्स सिर्फ सेडिमेंट हुए हैं और ऊपर लिक्विड है। दूसरा जो हमारी टेस्ट ट्यूब हमने ली, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं है, अगर हम उसमें ब्लड छोड़ देते हैं तो वो जम जाएगा। ब्लड जम गया, फिर भी उसके ऊपर एक लिक्विड पार्ट बचता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो क्लॉटेड ब्लड है, जो कोगुलेटेड ब्लड है, उसके ऊपर जो लिक्विड पोर्शन बच रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। उसको हम सीरम कहेंगे क्योंकि उसमें प्रोटीन्स खत्म हो गए, सारी जो प्रोटीन्स थी उसकी वो ब्लड के जमने में खत्म हो गई, ब्लड का फॉर्मेशन क्लॉट का करने में उनको यूज्ड अप कर लिया गया। लेकिन जो प्लाज्मा है, जो एंटीकोगुलेंट है, तो उसमें सेल्स सिर्फ सेडिमेंट हुए हैं, जमे नहीं हैं, सेल्स सेडिमेंट हुए हैं और ऊपर लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा है। तो ये जो प्लाज्मा होता है इसमें प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, सारी प्रोटीन्स इसके अंदर है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम के बीच कि कोगुलेबल प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगी और सीरम में नहीं रहेंगी। इसे याद करने का बच्चों एक अच्छा तरीका है, P फॉर प्लाज्मा होता है, P फॉर ही प्रोटीन्स होता है। तो जहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्लाज्मा, जहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो प्लाज्मा है, जहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है वो सीरम है। उसके बाद हम आते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं मेन जो प्लाज्मा में है। तो ब्लड प्रोटीन्स जो होती हैं वो 5.5 से 7.6% तक होती हैं। अब इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है। इसमें मेन ये जो दो प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये मेनली ब्लड को क्लॉट करने के काम आती हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन अगर प्रोटीन ब्लड में अवेलेबल नहीं है तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए ये चारों ही प्रोटीन्स नेसेसरी हैं, जिसमें दो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाती हैं। एल्ब्यूमिन काउंट 3.3 टू 5.6 होना चाहिए, ग्लोबुलिन काउंट 1.6 टू 3.4% होना चाहिए, फाइब्रिनोजेन 0.2 से 0.4% होना चाहिए और प्रोथ्रोम्बिन का बहुत कम अमाउंट 0.1%, 0.01% जो है वो प्रोथ्रोम्बिन काउंट होना चाहिए। तो ये तो वाटर और प्रोटीन्स की बात हो गई कि प्लाज्मा इनसे बना है। दूसरे कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, ऑर्गेनिक एलिमेंट है, ये भी प्लाज्मा में नेसेसरी हैं। तो अगर इसमें देखते हैं हम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड आयंस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सभी प्रेजेंट होते हैं अलग अलग मात्रा में। कैल्शियम 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना ही चाहिए सीरम, मैग्नीशियम 2.5 mg, पोटेशियम 20 mg, सोडियम 250 mg पर 1000 ml ऑफ सिरप। क्लोराइड आयंस 400 मिलीग्राम है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स 3 मिलीग्राम है। तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट है। दूसरे अगर हम ऑर्गेनिक्स की बात करें तो ऑर्गेनिक्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स आता है, वो होना ही चाहिए। दूसरे इसमें नॉन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमीनो एसिड, xanthin, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी इसमें अवेलेबल होते हैं। इन सब के अलावा भी हमारे ब्लड में एंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये जो सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, वो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। यानी 45% उसमें सेल्स रहेंगी, 55% प्लाज्मा रहेगा। सेल्स में 3 टाइप ऑफ सेल्स रहेंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होंगी। प्लाज्मा में वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारा हमारा ब्लड कॉम्पोजिशन है। थैंक यू।